दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सलार मूवी को, जिसमें प्रभास लीड रोल में है और ये मूवी इस समय ट्रेंडिंग चल रही है। मूवी की कहानी थोड़ा आगे पीछे चलती है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल वे में समझाने की। इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वर्दा नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे उसका दोस्त देवा अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि वर्दा की नथनी उसके सौतेले भाई ने उससे छीन ली थी। तब देवा उससे अपने दोस्त की नथनी मांगता है, लेकिन वर्दा का भाई कहता है कि पहले वो सामने दिख रहे पहलवान को गिराकर दिखा, तब मैं वर्दा को उसकी नथनी दूंगा। अब देवा और वर्दा की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी, इसलिए देवा जाकर उस पहलवान से भिड़ जाता है और मौका मिलते ही बिजली वाली तार को पकड़ लेता है, जिससे उन दोनों को भयानक झटका लगता है और इस तरीके से देवा वर्दा को उसकी नथनी दिलवा देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ देवा अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि घर में उसकी माँ थी और बाहर गुंडों ने सब जगह तबाही मचाई हुई थी। तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर देवा को मारते हैं और फिर उस गेट को भी तोड़ देते हैं, जिसमें से वो देवा की माँ को बाहर भी निकाल लेते हैं। फिर जैसे ये देवा और उसकी माँ को जान से मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ वर्दा आ जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये गुंडे तो वर्दा के पिता के ही आदमी हैं। वहाँ वर्दा कहता है कि इन दोनों को छोड़ दो, लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि ये कानून तो तुम्हारे पिता ने ही बनाया है, इसे हम नहीं टाल सकते। तब वर्दा अपना एक कड़ा निकालकर उस गुंडे को दे देता है, जो कि एक तरह की पावर थी, और वो पावर के लालच में वो गुंडा अपने आदमियों के साथ चुपचाप चला जाता है। देवा भी अब चैन की सांस लेता है कि उसकी माँ बच गई, लेकिन वहाँ वर्दा देवा से कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि ये लोग फिर से आ सकते हैं और मेरे पीछे शायद तुम दोनों को मार भी दें। तब देवा और उसकी माँ भी वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और जाते जाते देवा कहता है कि दोस्त, मेरा ये वादा है कि जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा और तेरे लिए पूरी दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर देवा चला जाता है और वर्दा को उसका आदमी कहता है कि आपको तो आपका सलार मिल गया, जो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, यानी कि यही सलार आगे चलकर कोहराम मचाएगा। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ आद्या नाम की लड़की इंडिया आई थी और उसके पिता का नाम कृष्णकांत है। कृष्णकांत अपने आदमी को फोन करके बताता है कि आद्या चुपके से इंडिया चली गई है और वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि कुछ लोग तो आद्या और कृष्णकांत को ही ट्रैक कर रहे थे और उन्हें आद्या की लोकेशन भी पता चल जाती है। असल में राधा रामा नाम की एक औरत के साथ कृष्णकांत ने कुछ ऐसा किया था कि वो उसकी फैमिली के पीछे पड़ गई थी और इसीलिए कृष्णकांत पूरा परिवार लेकर देश बदल बदल कर छुपा रहता था। अब कृष्णकांत अपने आदमी बिलाल से कहता है कि कैसे भी करके आद्या को बचा लो, और बिलाल कहता है कि एक ही आदमी तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। फिर हम आद्या को देखते हैं जो अब इंडिया आ चुकी थी, और जब वो कैब में बैठकर जा रही थी तब कुछ गुंडे आते हैं और ड्राइवर को मारकर आद्या को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी बिलाल चुपके से आता है और आद्या को अपने साथ ले जा लेता है। आद्या भी सोचती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तब बिलाल उसकी बात उसके पापा से करवाता है और उसके पापा कहते हैं कि तुमसे जैसा भी ये आदमी कहे वैसा ही करती रहना, वरना तुम्हारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद आद्या बिलाल की बात मानने लगती है और बिलाल कहता है कि तुम अपनी पहचान किसी को मत बताना और अब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। ये कहकर वो आद्या को एक आदमी के जरिए देव की माँ के पास आसाम भेज देते हैं और आद्या के साथ आया आदमी बताता है कि ये लड़की आपके स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहती है। असल में देव की माँ का एक छोटा सा स्कूल है जो चाहती है कि उनके एरिया के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, पर वो आद्या को अपने पास रखने के लिए मना कर देती है। लेकिन आद्या कैसे भी करके देव की माँ को मना ही लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि देव की माँ तो देवा की ही माँ है और देवा की प्रोटेक्शन के लिए ही बिलाल ने आद्या को उसके पास भेजा है, क्योंकि गैंग वाले कहीं भी पहुंच सकते हैं लेकिन वो देवा से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। आद्या भी अब बच्चों को पढ़ाने लगती है और मामला ठंडा होने का इंतजार करती है ताकि उसके पापा उसे वहाँ से निकाल लें। अब जब आद्या देवा के साथ घूमती है तो देखती है कि देवा तो काफी शरीफ आदमी है जो लड़ाई से बिल्कुल ही दूर रहता है, और ये देखकर आद्या को काफी अजीब लगता है कि मेरे पापा ने इसके पास भेजा है प्रोटेक्शन के लिए और ये तो किसी पे हाथ तक नहीं उठाता। इधर कुछ ही दिनों में आद्या का पता राधा रामा के आदमियों को चल जाता है और उसके गुंडे आद्या को लेने भी निकल लेते हैं। इसके बाद हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो एक आदमी से डील करता है कि मेरे पास ट्रक्स भर के गन्स है और इसे नेपाल लेकर जाना है। ये काम करने के लिए वो आदमी एक गुंडे को चुनता है जो कि एक काफी पावरफुल गैंगस्टर का आदमी था, और वो लोग उस कंटेनर पर अपनी एक सील लगाते हैं, जिसे देखकर अंग्रेज कहता है कि ये क्या है। तो वो आदमी बताता है कि इस सील को इंडिया में कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर जैसे ही वो ट्रक थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ पुलिस वाले आकर उस ट्रक को रोक लेते हैं
लेकिन जैसे ही उन सबकी नजर सील पर पड़ती है, पुलिस वाले भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। यानी कि ये सील बहुत ही पावरफुल आदमी की है, जिससे खुद सरकार भी डरती है। इसके बाद जो गुंडा ट्रक को लेकर जा रहा था, उसके पास उसके बॉस के आदमी का फोन आता है और वो कहते हैं कि नेपाल बाद में जाना, पहले तुम असम जाओ और वहाँ उस लड़की को उठा लाओ जिसे इतने दिनों से ढूंढा जा रहा था। अब सारे गुंडे असम पहुँच जाते हैं और जब आद्या टिफिन देने देवा के पास आती है तो वो लोग देवा के सामने ही आद्या को ले जाने लगते हैं और देवा बस चुपचाप देखता रहता है। लेकिन तभी वहाँ किसी काम से देव की अम्मा आती हैं और वो आद्या को गुंडों के साथ देखकर कहती हैं कि देवा जाकर लड़की की मदद कर। देवा भी अपनी माँ की बात मानता है और फिर अपना असली रूप दिखाता है, जिसके बाद वो सारे गुंडों को चीर फाड़ देता है। साथ ही वो उस बंदूक वाले कंटेनर को भी उड़ा देता है। अब ये सब वो अंग्रेज भी दूर से देख रहा था और वो उस आदमी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि इस सील वाले कंटेनर को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, तो आखिर ये कौन है जिसने ट्रक को ही उड़ा दिया। यहाँ वो आदमी बताता है कि जिस आदमी ने ये सील बनाई है वो आदमी यही है। ये सुनने के बाद हमें भी पता चलता है कि देवा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही पुराना और भयानक इतिहास है। उसी बीच बिलाल वहाँ आता है और आद्या को कार में बैठाकर वहाँ से निकल लेता है ताकि वो उसे कहीं और सेफ रख सके। फिर रास्ते में आद्या पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे सच्चाई जाननी है। तब जाकर बिलाल आद्या को सब सच बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि 1000 साल पहले 3 बड़े कबीले हुआ करते थे। इन कबीलों के नाम थे मन्नार, शौर्यांग्स और गनियार्स, जो कि लोगों के इलाकों में घुसकर लूटपाट करते थे और धीरे धीरे उन सबकी पावर बढ़ गई, जिसके कुछ दिनों बाद तीनों कबीलों ने मिलकर एक जगह बनाई और नाम दिया खानसार। इन तीनों कबीलों ने मिलकर पूरे शहर को रूल किया और कई सारे युद्ध भी लड़े और जब पूरे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो वो खानसार की तरफ भी आए, लेकिन तीनों कबीलों ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश कैसे चलेगा ये कानून बनने लगे। तब वहाँ तीनों कबीले के मुखिया जो मन्नार कबीले का हेड था, उसने खानसार शहर को इंडिया से ही बाहर रखने की धमकी दे दी ताकि उस पे कोई भी सरकार रूल ना कर पाए, और उनके डर से हुआ भी ऐसा ही। अब खानसार का हेड शिव मन्नार पूरे शहर पर रूल करने लगा और उसी ने खानसार की मिलिट्री से लेकर कई सारी चीजों में डेवलपमेंट किया और यहाँ तक कि खानसार के लिए रूल्स भी बनाए जो कि शिव मन्नार ने किताब में लिखे थे। खानसार को उन्होंने कई हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से का एक लीडर भी होता था। इन सब में सबसे ऊंची पोस्ट थी शिव मन्नार की, जिसे वहाँ का कर्ता कहा जाता था, और बाकी सब छोटे छोटे सरदार थे जो मिलकर पूरे खानसार पर राज किया करते थे। उन्हीं की पोस्ट के हिसाब से उन सबको कड़े भी मिले हुए थे, जिसके पास जितना मोटा कड़ा उसकी उतनी ही बड़ी पावर। अब कुछ समय बाद शिव मन्नार एक दिन मर गए और उनकी जगह सारे कबीले के लोगों ने फैसला किया कि अब शौर्यांग कबीले के हेड धारा को कर्ता बनाया जाएगा। लेकिन ये बात शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने धारा को मार दिया और शौर्यांग कबीले का कोई भी इंसान कभी उसके खिलाफ खड़ा न हो पाए, इसलिए उसने उस कबीले के सारे लोगों को मारने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद खानसार में 3 बसे कबीलों में से एक पूरे कबीले को ही मिटा दिया गया। जिसके बाद राज मन्नार खानसार का कर्ता बन गया और उसने ज्यादातर अपने परिवार के लोगों को सरदार भी बनाया ताकि कोई भी उसके खिलाफ ना जाए। राज मन्नार की 2 पत्नियां थी, जिसमें पहली से उसे 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का रुद्रा और एक बेटी राधा रामा। वहीं दूसरी से उसे वर्दा नाम का लड़का था। इसी कारण से रुद्रा और राधा रामा वर्दा से चिढ़ा करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि राज मन्नार ने रुद्रा, राधा रामा और राधा रामा के पति भैरवा के साथ साथ अपने साले को भी सरदार की गद्दी दी हुई थी। लेकिन वहाँ उसने वर्दा को कोई भी गद्दी नहीं दी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वर्दा ने छोटेपन में अपने सरदार वाली पावर के कड़े को एक गुंडे को दे दिया था। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जब वर्दा ने कड़ा देकर देवा और उसकी माँ की जान बचाई थी। इसी कारण से राज मन्नार ने गुस्से में वर्दा को कोई भी पद नहीं दिया था। साथ ही राज मन्नार ने अपने पिता के नियम वाली किताब में एक रूल और ऐड किया था कि जो भी सबसे पावरफुल आदमी होगा वो कर्ता को मारकर उसकी गद्दी ले सकता है। राज मन्नार के इस बेबाक तरीके से उसके खिलाफ कभी भी कोई खड़ा नहीं हुआ और वो 25 साल तक ऐसे रूल करता रहा। फिर एक दिन राज मन्नार कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जाना है, और वहाँ राज मन्नार का दामाद भैरवा कहता है कि पिताजी, आपने वर्दा को कई सालों से ठुकराया हुआ है, उसे अपना लीजिए क्योंकि मैंने देखा है कि आप आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। तब राज मन्नार भी इस बारे में सोचता है और यहाँ वर्दा देखने में बिल्कुल राज मन्नार के पिता की तरह ही दिखता है। इसी कारण से राज मन्नार अपने बाद वर्दा को कर्ता बनाने का फैसला करता है। इसके बाद राज मन्नार अपनी बेटी राधा को उस जगह का टेम्परेरी कर्ता बनाता है कि जब तक मैं वापस नहीं लौटता तुम इस जगह को चलाओ। साथ ही वो वहाँ वर्दा को बुलाकर एक आदमी से सरदार की पोस्ट छीनता है और उसे सरदार बना देता है। फिर वह अनाउंस करता है कि मेरे आते ही मैं वर्दा को कर्ता बना दूंगा, और राज मन्नार अगले दिन अपने काम से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम भैरवा को देखते हैं
जो राजमन्नार के जाते ही खेल खेलना शुरू करता है और राजमन्नार ने जिस आदमी की सरदार की कुर्सी छीनी थी वो उसी को भड़का देता है कि राजमन्नार ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। यही पता चलता है कि ये आदमी तो उसे गुंडे का बेटा था जिसे वर्धा ने बचपन में अपना कड़ा दिया था। इसी कारण से वो अब एक एरिया पर राज कर रहा था। फिर भैरवा कहता है कि अगर तुम चाहो तो दोबारा सरदार बन सकते हो, बस तुम्हें वर्धा को मारना होगा। ये सुनकर वो आदमी मान जाता है कि हाँ, अब मैं वर्धा को मारूंगा। इधर हम रुद्रा को देखते हैं जो अपने पिता के फैसले से काफी ज्यादा नाराज था कि वो वर्धा को कैसे कर्ता बना सकते हैं, और वो भी सोचता है कि क्यों न वर्धा को ही मार दूं। जिसके बाद वर्धा के सारे दुश्मन एक हो जाते हैं और सब मिलकर वर्धा को मारने जा रहे होते हैं। अब ये बात राधा रामा को पता चलती है कि ये सब वर्धा को मारने वाले हैं और राधा रामा भी यही चाहती थी कि वर्धा मारा जाए, लेकिन यहाँ बात पिता के ऑर्डर की थी, इसलिए वो फैसला करती है कि पिताजी के पीछे वो कोई भी कांड नहीं होने देगी। यहाँ वर्धा के सारे दुश्मन अब वर्धा को मारने पहुंच चुके थे और जैसे ही वो वर्धा को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर घंटा बजने लगता है जिसे खानसार के लोग सीज फायर कहते हैं और उसे खुद कर्ता डिक्लेयर करता है और ये सब राधा ने किया था। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है और राधा पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और वो आदमी कहता है कि ये तो कानून में लिखा है कि जो भी पावरफुल होगा वो कर्ता को मार कर राज कर सकता है, इसलिए हम कानून के दायरे में रहकर सब कर रहे हैं। राधा भी कहती है कि पिताजी के आने तक सीज फायर लगा रहेगा ताकि तुम कुछ न कर पाओ, पर वहाँ बैठे वर्धा के दुश्मन कहने लगते हैं कि क्यों न वोट करवा लिया जाए कि आगे सीज फायर चलेगा या नहीं, और ये डिसाइड हो जाता है कि 9 दिन बाद यहीं पर वोट होगा, जिसमें ज्यादा वोट होंगे वही माना जाएगा। असल में जब तक सीज फायर लगा रहेगा तब तक कोई भी आपस में झगड़ा नहीं कर सकता, इसी कारण से ये लोग ये प्रस्ताव रखते हैं। अब वोटिंग की बात तय होते ही वर्धा के सारे दुश्मन सरदारों और वहाँ के मंत्रियों को अपनी ओर करने लगते हैं ताकि वो सीज फायर हटाने के लिए वोट करें, और जब ये कंफर्म हो जाता है कि ज्यादातर लोग सीज फायर हटाने के लिए वोट करने वाले हैं तब रुद्रा और उसके साथी अपनी अपनी मिलिट्री जुटाने लगते हैं, क्योंकि सीज फायर हटते ही कोई भी किसी को मार सकता है, इसलिए सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे। और खानसार की मिलिट्री तो कर्ता का ही ऑर्डर मानती है, इसलिए वर्धा के दुश्मन बाहर देशों से गुंडे बुला लेते हैं, साथ ही वो कई सारे हथियार भी मंगा लेते हैं। अब ये सब वर्धा और उसके साथी भी देख रहे थे कि उसे मारने के लिए वो लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तब ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें भी अपने लिए एक सेना बनानी होगी। इसके बाद वर्धा भी अपनी सेना इकट्ठा करने के लिए खानसार से दूर चला जाता है और जाकर मिलता है देवा से। वहाँ वो देवा से कहता है कि भाई मुझे अब तेरी मदद चाहिए, और देवा ने तो ये वादा पहले ही किया हुआ था कि जरूरत पड़ने पर मैं आ जाऊंगा। तो वो अपनी माँ से कहकर वर्धा के साथ चला जाता है। इसके बाद अब वोटिंग का दिन आता है और सीज फायर के लिए वोटिंग शुरू होती है। तब वहाँ शुरुआत में ज्यादातर वोट सीज फायर हटाने के लिए पड़ रहे थे। उसी समय वहाँ पर राजमन्नार भी पहुँच जाता है जो सीज फायर रोकने के लिए वोट डालता है, और दोनों ही वोट बराबर पर आ जाते हैं क्योंकि राजमन्नार का कड़ा पड़ा था। इसके बाद अब आखिरी वोट की बारी आती है जो कि वर्धा का ही वोट था, और अब वर्धा के हाथ में था कि वो सीज फायर हटाएगा या नहीं। तब राजमन्नार भी सोचता है कि ये तो सीज फायर लागू रखने पर ही वोट करेगा, जिससे खानसार में कोई भी नहीं लड़ेगा और मैं आराम से वर्धा को कर्ता बना दूंगा। लेकिन यहाँ तो वर्धा सीज फायर को हटाने के लिए वोट डाल देता है, और ये देखकर राजमन्नार भी शॉक था। तब हमें दिखाते हैं कि वर्धा और देवा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो मिलकर लड़ाई में सारे दुश्मनों को मारेंगे, और देवा ने कहा था कि मैं किसी भी हाल में वर्धा तुझे कर्ता बनाकर रहूंगा। अब लड़ाई शुरू होती है जहाँ वर्धा और देवा मिलकर सारे दुश्मनों को मारना शुरू करते हैं, और लड़ाई धीरे धीरे और भी भयानक रूप लेने लगती है। इधर हम राजमन्नार को देखते हैं जो राधा के साथ बैठा था। तभी उस पर एक आदमी हमला करता है और राजमन्नार उसे ही घायल कर देता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि मुझे क्यों मारना चाहता है, तो वो यहाँ कहता है कि मैं शौर्यांग कबीले से हूँ जिसे तूने मिटवा दिया था, और ये जानकर राजमन्नार शॉक था। तब वो बताता है कि जब तेरे आदमी सारे लोगों को मार रहे थे तब कई आदमियों ने अपने बच्चे छुपा दिए थे, और अब ये सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हीं में से मैं भी हूँ। यहाँ वो ये भी बताता है कि तेरी बेटी का पति भैरवा भी शौर्यांग ही है जो अब तक शौर्यांग भाइयों को तैयार कर रहा था, और अब हम सब मिलकर तेरे मन्नार कबीले को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद वो आदमी रिवील करता है कि जिस शौर्यांग कबीले के हेड को तूने मारा था, तेरे आदमी उसकी बीवी और बेटे को भी मारने गए थे और उसे किसी ने बचा लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी देवा और उसकी माँ की बात कर रहा था जिसे वर्धा ने ही बचाया था, यानी कि अब देवा ही खानसार का नया लीडर बनेगा क्योंकि वो है तो शौर्यांग के हेड का बेटा ही। ये सब जानने के बाद राजमन्नार अपनी बेटी से कहता है कि मुझे कुछ समय पहले ये बात पता चली थी कि खानसार से किसी ने भारी मात्रा में बम और बंदूकें ऑर्डर की हैं, यानी यहाँ भी कोई बगावत करने की प्लानिंग कर रहा है। और हम देखते हैं कि राजमन्नार का शक सही था
क्योंकि उसी की सभा का मेंबर जो गन्यार कबीले का लीडर था वो अपनी एक सेना तैयार कर लेता है और इधर शौर्यांग कबीले के लोग भी मन्नार कबीले को मारने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। यानी दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे तीनों कबीले के लोगों को आपस में भिड़ते हुए। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आप हाल ही में एक कमाल की वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए।